अमेरिका ने अपनी बुरी तरह भद्द पिटवा ली है। एक तरफ ईरान ने शर्तें रखकर बता दिया कि युद्ध विराम अगर करना हो तो किस तरह हो सकता है। वहीं आज एक बड़ी खबर चीन ने दे दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान से पीछे हटा लिया है। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों ने दावा किया है कि अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब से हटाकर ओमान के सलालाह के पास तैनात किया गया है। वहीं यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी लाल सागर में जेद्दा के तट पर पहुंचा दिया गया है। हालांकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज किया है, लेकिन चीन ने अगर इतना बड़ा दावा किया है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी। वैसे भी ट्रंप इस वक्त जिस तरह नेटो देशों या बाकी सहयोगियों से मदद की अपील धमकी भरे शब्दों में कर रहे हैं, धमकी भरे स्वर में कर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि उन पर जंग का फंदा फंस चुका है। इधर इजराइल का रुख भी अमेरिका को परेशान कर सकता है। आज भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार्ड ने ईरान के साथ संघर्ष कब तक चलेगा इस सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल दोनों ने कुछ हफ्तों की बात की थी। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ईरान अपना रुख बदलने का कितना मौका पाता है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि वो अपना रुख बदल रहे हैं। इसके विपरीत वो और भी अड़ियल हो गए हैं। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है, भविष्य में हालात बदल सकते हैं। ये बात कहना है, ये बात कहनी है, कह रहा है इजराइल। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा बयान में अपने कही है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि युद्ध अपने तीसरे हफ्ते में है, लेकिन तेहरान इसे खत्म करने के लिए किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है। यह कहना है ट्रंप का। ट्रंप ने इस दौरान यह भी बताया कि मिडिल ईस्ट और वैश्विक बाजार में जारी उथल पुथल और तनाव को रोकने के लिए अमेरिका सभी देशों के साथ डिप्लोमेटिक वे में यानी कूटनीतिक बातचीत कर रहा है। हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बताया है कि वो अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत में लगे हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए सभी देशों से अपने वारशिप वहां भेजने की अपील की थी। आपको पता होगा, आपको याद होगा कि वहां उन्होंने कही थी बात कि वारशिप भेजिए, अपने अपने वारशिप भेजिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए, खुला रखने के लिए। लेकिन हालांकि ट्रंप को इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। अब तक किसी भी देश ने ट्रंप के इस फैसले को अपना समर्थन नहीं दिया है। आप याद कीजिए कि अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अपने अपने जहाज वहां भेजें और उस पर हमला करें। वहीं ट्रंप के पहले वाले दावों को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर खारिज करते हुए कहा था कि इस गैर कानूनी युद्ध के खिलाफ जितना समय लगेगा, तेहरान अपनी रक्षा के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा और हमने कभी बातचीत के लिए भी नहीं कहा। हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं जब तक जरूरत हो। यह कह रहे हैं अब्बास अरागची कि हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं जब तक जरूरत हो। हमने कभी सीज फायर के लिए नहीं कहा और हमने कभी भी बातचीत की अगुवाई भी नहीं की। आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरानी शासन समझौते के लिए बेताब है, लेकिन वर्तमान शर्तें अमेरिका के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने साफ किया, स्पष्ट किया कि युद्ध खत्म करने के लिए तेहरान अभी तैयार नहीं है। यह बात उधर अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो ईरान का रुख बदल नहीं रहा है। यह बात 17वें दिन, आज 17वां दिन है इस युद्ध का। 17वें दिन अगर इजराइल और अमेरिका को समझ आ रही है कि ईरान का रुख यहां नहीं बदल रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि युद्ध की पूरी तैयारी किए बिना अपने देशों को ट्रंप और नेतन्याहू ने लड़ाई में झोंक दिया और इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।
इधर रूस ने, जी हां, रूस की भी एंट्री है। इधर रूस ने यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें अमेरिका पर ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर कथित ड्रोन हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। इस हमले में 170 छात्राएं और शिक्षिकाएं मारी गईं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। अमेरिका को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यूएन के एक प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कंफर्म हुआ था कि हमले में MQ-9 रीपर ड्रोन का प्रयोग हुआ था, जो अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल करती है। यह बात यहां पर सर्गेई लावरोव ने कही है, रूस के विदेश मंत्री। अगर स्कूली बच्चों पर हमले के आरोप सच साबित होते हैं दोस्तों, तो यह डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार हो सकती है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार यह हो सकती है अगर यूएनएससी में और उसके अलावा अलग अलग जांच एजेंसियां जो हैं वो इसे साबित कर देती हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की भद्द पिट रही है। ईरान से अमेरिका, ट्रंप जो हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि अब ईरान से पीछे हट जाएगा क्या पूरी तरह से अमेरिका, या पहले से ही पीछे हटना अमेरिका शुरू कर चुका है। इसकी चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या पहले से ही अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटना शुरू कर चुका है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की भद्द पिटवा दी है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। अमलेंदु जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए ये जो हो रहा है? और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल एक बार फिर आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों आप सबका। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं आप अमेरिका को यहां इस युद्ध में, डोनाल्ड ट्रंप को? इसका मतलब अब ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अपनी हार मानना, स्वीकार करना शुरू कर दिया। इसको आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि अब ट्रंप साहब जो है वो हकीकत समझ रहे हैं और जमीन पर ट्रंप साहब ने वो उतरना शुरू कर दिया है। इसको इसी तरीके से देखा जाए, चूंकि जो ट्रंप साहब की अब घोषणाएं हैं और जिस तरीके से आज वो, राजीव जी, देखा जाए अपने मित्रों से गिड़गिड़ा रहे थे कि तमाम देश जो है वो अपनी सेना भेज दें हॉर्मुज स्ट्रेट को, जो है वो स्ट्रेट को खुलवाने के लिए, और यहाँ तक कि चीन से भी कह रहे थे कि भाई आप भी भेजिए, जो कि हम तो वहाँ से सिर्फ 1% तेल हमारा आता है, आपका तो 90% तेल वहाँ से आता है। इस तरीके की बातें जो कर रहे थे, उससे ये समझ में आ गया कि ट्रंप साहब बुरी तरीके से फंस चुके हैं, निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आज आप जिन देशों से कह रहे हैं, खासतौर से 7 देशों का जिनका आप नाम ले रहे हैं कि वो अपनी सेनाएं भेजें, क्या आपने ईरान पर हमला करने से पहले इन 7 देशों से कुछ पूछा था? पूछा था, बिल्कुल। अगर आपने इनसे पूछा होता तो ये 7 देश आपकी मदद करें कि भाई ठीक है ट्रंप साहब, आपने हमसे पूछ के हमला किया था तो हम करें। तब 7 देश ही नहीं, इस पे तो कई देशों ने सवाल खड़े किए हैं, नेटो ने। जी बिल्कुल राजीव जी, नेटो ने तो सवाल खड़े किए ही हैं, और इनके सहयोगियों ने ही सबसे पहले सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहली आवाज जो है वो स्पेन से खुलकर आई, और कीर स्टारमर की सबसे पहले आई, यूके से आई आवाजें एकदम खुलकर। तुर्की के जो है एर्दोगन वो खुलकर अब बोल रहे हैं, इटली बोल रहा है, फ्रांस भी बोल रहा है। तो सब, राजीव जी, अगर ये सब बोल रहे हैं, जापान का हम लोगों ने दिन में बताया था, जापान की प्रधानमंत्री जो है राजीव जी, वो खुलकर कह रही है कि हमसे तो कुछ कहा नहीं गया और जब कहा जाएगा तब देखेंगे इस पर। तो यानी एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, तो अब ये चिंताएं ट्रंप साहब की बढ़ रही हैं। इधर जाने वाले थे ट्रंप साहब चीन, और चीन की यात्रा उनकी डिले हो रही है। ये ट्रंप साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो यात्रा डिले हो सकती है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए, ट्रंप साहब ने खुद जो है शेखी में आकर, एक तरीके से कहा जाए, या अंदाजा उनको नहीं था ईरान की शक्ति का, ये कहिए, या ईरान की जनता की शक्ति का भरोसा ट्रंप साहब को नहीं था। उन्होंने सोचा था कि जनता जो बगावत कर देगी और निकल कर आ जाएगी। तो ये जैसे उन्होंने सोचा था वो हो नहीं पाया, और उसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जनता, राजीव जी, वहां की, ईरान की, एकदम खुलकर जो है वो अपनी सरकार के साथ, अपने निजाम के साथ खुलकर खड़ी हो गई है। यानी आप देखिए कि अब 5000 से ज्यादा जो है उन नागरिक ठिकानों पर बमबारी स्वीकार की है अमेरिका ने खुद। और ईरान का कहना है कि 30 लाख लोग जो हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, यानी जिनके सिर से छत छीन ली है अमेरिका ने। इसके बावजूद अगर लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, और कल राजीव जी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, एक व्यक्ति जो उसकी कार जो थी वो मिसाइल
के हमले से चोटिल हो गई, मतलब कार में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और वो रात को उसी कार को लेकर जो था वो रैली में निकल पड़ा, और वो काफी ज्यादा वायरल हुआ वीडियो। तो ये जज्बा जो है राजीव जी वहां की जनता का, ट्रंप साहब को इस जज्बे की उम्मीद नहीं रही थी कि इस तरीके का जज्बा भी वहां की जनता दिखा सकती है, क्योंकि उनको लगा था कि जिस तरीके से अपने एजेंट्स भेजकर उन्होंने पिछले दिनों वहां खून खराबा करवाया था, तो उनको लगता था कि शायद ये वहां की जनता जो कर रही है, लेकिन वहां के लोगों को ही ये समझ में आ गया था कि ये बाहर से आए हुए भाड़े के टट्टू हैं जो ये सब कर रहे हैं, और नुकसान उसमें वहां के नागरिकों का ही हो रहा है। तो ये इनके लिए कहा जाए राजीव जी, बैकफुट पर आना जो है वो ट्रंप साहब के लिए ये शुरू हो गया। तो अब राजीव जी, अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, जैसे आपने अभी बताया कि चीन ने जो है वो विजुअल्स जारी कर दिए हैं कि इनका जो है वहां से पीछे हट गया है अब्राहम लिंकन, और ट्रंप साहब जो है वो गालियां दे रहे हैं अपने देश के मीडिया को कि वो गलत खबरें फैला रहा है कि साहब वहां से अब्राहम लिंकन जो दूर चला गया है, या अब्राहम लिंकन पे जो हमला हुआ है। तो ये अब चाहे आप अपने मीडिया को गाली दीजिए और चाहे आप चीन को गाली दीजिए या कुछ कीजिए, लेकिन अब्राहम लिंकन पे आपके चोट हुई है, और आपको उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। अब्राहम लिंकन पे हमला करने से पहले आपने यही धमकियां दी थी कि हमारा अब्राहम लिंकन जो है हम उसे भेज रहे हैं और ईरान को तबाह कर देगा और क्या जाने क्या क्या कर देगा। ईरान ने सबसे पहले उस अब्राहम लिंकन पे ही हमला किया, तो आपकी कमर जो थी जिसपे आपको नाज था, उस अब्राहम लिंकन को ही उसने तोड़ दिया। आपके जो रिफ्यूलर जो जहाज थे उनको उसने 5 को जो है नष्ट किया। अब आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं किया, लेकिन वो विजुअल्स बताए जा रहे हैं। आपके यहाँ कहीं मीडिया उनको सबको जारी कर रहा है कि 5 जहाजों का किस तरीके से नुकसान हुआ है। तो मजबूर होकर जो है ट्रंप साहब को ये राजीव जी बैकफुट पर आना पड़ रहा है। पहले तो कह रहे थे कि हम जीत लेंगे और बहुत जीत करीब है, उनकी हमने सेना तबाह कर दी है, उनकी मिलिट्री हमने तबाह कर दी है, उनके जहाज नहीं बचे हैं, उनकी सारी लीडरशिप का हमने नक्शे से नाम हटा दिया है, और अब कह रहे हैं कि भाई हम अभी जीत का ऐलान नहीं कर सकते, हम जीतने नहीं जा रहे हैं। तो अब राजीव जी इसका मतलब कि जमीन पर आना जो है ट्रंप साहब ने शुरू कर दिया है। लेकिन अब बात यही है राजीव जी की इतना ज्यादा रायता ट्रंप साहब ने फैला दिया और इतनी ज्यादा शेखी बगाड़ दी कि अब कोई बीच में पड़कर अगर समझौता कराना भी चाहे तो ट्रंप साहब की जिम्मेदारी कौन लेगा। जी। क्योंकि जब वार्ता चल रही थी ईरान के साथ, तो ओमान बीच में जब राजीव जी कर रहा था मध्यस्थता, 26 फरवरी को बातचीत हुई, 27 फरवरी को ड्राफ्ट तैयार हुआ, और ओमान के विदेश मंत्री का वक्तव्य आ गया कि हम एक बिल्कुल डील पर पहुंच चुके हैं, सारी चीजें तय हो चुकी हैं और उसकी घोषणा होना बाकी है। ईरान ने अब उसको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी कर दिया जो समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और उसके बाद आपने हमला कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब की जिम्मेदारी कौन लेना चाहेगा, चाहे वो ओमान हो, चाहे कतर हो, चाहे कोई भी हो राजीव जी, कौन जिम्मेदारी लेगा कि ट्रंप साहब आगे जाकर जो है वो इस तरीके का विश्वासघात नहीं करेंगे। जी। तो ये एक बड़ा सवाल ट्रंप साहब के लिए हो गया। तो इसलिए चाहे वो पुतिन को फोन करें, चाहे शी जिनपिंग से बात करें, चाहे वो एर्दोगन से बात करें, किसी से भी बात करें, कोई अब बीच में पड़कर राजीव जी मध्यस्थता कराने वाला है नहीं कि जो ट्रंप साहब की गारंटी ले या अमेरिका की गारंटी ले कि अमेरिका आगे से कोई बदमाशी नहीं देगा। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ट्रंप साहब के सामने रास्ता यही बचता है कि राजीव जी वहां से बिना किसी घोषणा के चुपचाप निकल आए, अपने नागरिकों को वहां से निकाल लें, जो वो कर भी रहे हैं, अपने वहां से सैन्य अड्डे समाप्त करें, उनको हटाएं वहां से, जिसके लिए धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है पर्दे के पीछे से, वो सब करें और ईरान की शर्तें माने और ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। राजीव जी, जो जान की हानि हुई है उसकी तो भरपाई खैर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो आपने उसके संसाधनों का नुकसान किया है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा ट्रंप साहब को। ये साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है, तभी ट्रंप साहब की जान बच सकती है इस युद्ध से राजीव जी। और नेतन्याहू ने अपने चक्कर में ट्रंप साहब को बुरी तरीके से फंसा दिया है। एपस्टीन फाइल्स का राजीव जी बार बार नाम आ रहा है कि एपस्टीन फाइल्स में जिस तरीके से ट्रंप साहब फंसे हुए हैं उसी का नेतन्याहू ने फायदा उठाया, उसी में ब्लैकमेल किया, और उसी ब्लैकमेलिंग में ट्रंप साहब ने एपस्टीन फाइल्स से ध्यान हटाने के लिए इस युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया। लेकिन अब जिस तरीके से उनके सामने खुद संकट खड़ा हो रहा है अमेरिका में, वहां की जनता उनके खिलाफ हो रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि आपके पास नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, उनकी शिक्षा के लिए आपने पैसा खर्च करना बंद कर दिया, लेकिन बेगुनाह नागरिकों को मारने के लिए आपके पास $5 बिलियन रोज आ रहे हैं। तो ये कहां से आ रहे हैं, इसका इंतजाम कैसे हो रहा है, ये सवाल राजीव जी वहां उठ रहा है। इधर वहां मिड टर्म पोल है, उसमें भी ट्रंप साहब पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। एक तरीके से कहा जाए कि ट्रंप साहब ने खुद को तो फंसाया, अपनी पार्टी को फंसाया, और बुरी तरीके से अमेरिका की जो दादागिरी थी वो दादागिरी भी अब नहीं बचेगी, ये समझ में आ रहा है राजीव जी।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। इस बीच कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान आया है। ज़रा उनके बयान को देखते हैं, क्या कह रहे हैं कीर स्टारमर। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्रिटेन से भी आह्वान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि आ जाओ, जहाज़ लेके आ जाओ और हॉर्मुज को खाली करवा लेते हैं। जापान को भी कहा था, जापान के प्रधानमंत्री का भी बयान आया और उन्होंने भी साइनाई ने कहा कि मुझे आधिकारिक रूप से कोई वो नहीं मिला है यहाँ, इस ढंग की बातें हम तक नहीं आई हैं। आधिकारिक रूप से अगर कोई ऐसी बात अमेरिका से आती है तो हम विचार उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, ये जापान का कहना है। चीन ने भी साफ साफ मना कर दिया है। और ब्रिटेन क्या कह रहा है, कीर स्टारमर क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। Whether to commit British troops to military action is the most serious responsibility for any Prime Minister. I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage I've stood by my principles. Principles which I held just as strongly when it came to debate about the Iraq War in 2003. Principles which I believe are shared by the British people. That our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. And that if we are to send our servicemen and women into harm's way, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis and with a proper, thought-through plan. Now, there are others who would have made a different decision 2 weeks ago. तो सुना आपने, यहाँ पे कीर स्टारमर कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ आक्रमण में शामिल ना होने के मेरे फैसले के लिए कुछ लोगों ने मेरी खूब आलोचना की है। कुछ अन्य लोग पूरी जानकारी के बिना ही ब्रिटेन को इस जंग में धकेल देते हैं। ये नेतृत्व करना नहीं बल्कि अनुसरण करना होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा, मेरा नेतृत्व ब्रिटिश हितों के लिए दृढ़ रहना है, चाहे कितना भी दबाव मुझ पर क्यों ना आए। यानी साफ साफ कह रहे हैं, मैं प्रेशर में नहीं आने वाला, मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका अनुसरण नहीं करूंगा, आपको फॉलो नहीं करूंगा, मुझे अपने देश के हित का ख्याल रखना है, ये कह रहे हैं यहाँ कीर स्टारमर। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, और तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, ये कैसे देखा जाए कीर स्टारमर, उधर जापान, इधर चाइना और उधर ऑस्ट्रेलिया, इधर स्विट्जरलैंड, फिर स्पेन और फिर फ्रांस, सारे देशों को आप देखिए, सब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। कह रहे हैं कि मत ढकेलिए जबरदस्ती, हमसे पूछ के आपने नहीं किया था, युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। देखिए, ईरान के बहाने कीर स्टारमर या यूरोप या नेटो बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहा है। वो ईरान के बहाने उनको एक जो बुली था, जो टैरिफ की बार बार धमकियां देता था, उसकी गर्दन पकड़ने का मौका मिल गया है। और ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें ये सब चीजें बड़ी जायज है। लेकिन देखिए, यूरोप की स्थिति और भारत की स्थिति और एशिया की स्थिति थोड़ा फर्क है। इस वक्त ट्रंप किस में परेशान है? आप देखिए कि ट्रंप ने शुरुआत किया था कहाँ से? ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, वहां से शुरू किया। फिर रिजीम चेंज, और उसके बाद अब फंस गए कहाँ पे? हार्मोज में, हार्मोज जल संधि में जाके फंस गए। और इसमें जिम्मेदार, दुनिया जिम्मेदार मानेगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, यूरोप और एशिया की स्थिति फर्क है। यहाँ पे भारत का 40% गैस हार्मोज से होके आता है, एशिया की ज्यादातर सप्लाई वहीं से आती है, यूरोप की सप्लाई वहां से होके नहीं आती है। यूरोप के सामने दूसरा डायलेमा है। यूरोप दो चीज से परेशान है, एक जो ग्लोबल प्राइस ऊपर गया वॉर की वजह से, और दूसरा उनको रशिया के खिलाफ सैंक्शंस कम करने पड़ेंगे रशिया से गैस या ऑयल लेने के लिए। वहां तो पाइपलाइन है गैस की, वो यूक्रेन वॉर की वजह से, इसलिए वो ट्रंप के खिलाफ जाता है कि उनको एक मॉरल पोजीशन जो उन्होंने ली है
उससे डाइल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मैं वापस आता हूं भारत पे और एशिया पे कि नरेंद्र मोदी जी 48 घंटे पहले वहां पे गए और ये वॉर हो गया। उसकी परिणति ये हुई कि हरमोज संधि बंद है। हरमोज संधि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो किसी मिलिट्री तरीके से नहीं खाली कराया जा सकती। अभी कोई वॉरशिप नहीं ले जा सकता वहां पे अभी, क्योंकि माइंस है वहां पे। तो क्या अमेरिका के पास इतनी बड़ी नौसेना क्यों नहीं, वो नेटो से क्यों कह रहे हैं, यूरोप से क्यों कह रहे हैं, खुद लगा दे। लेकिन वो नहीं लगा रहे। 40% भारत की गैस वहां से आ रही है, पेट्रोल आ रहा है। 55% हमारी गैस वहां से आती है, 40% हमारा ऑयल वहां से आता है। अब देखिए वहां पे अभी तक केवल 2 टैंकर निकले हैं गैस के, एलपीजी के। वो भी बार्टर में हुआ है कि उनके जो नौसैनिक यहाँ पे फंस गए थे उनको चार्टर प्लेन से कोच्चि से रवाना किया गया और उनके जहाजों को जो यहाँ फंस गए थे श्रीलंका में उनको एस्कॉर्ट करके उनके समुद्री बाउंड्री तक पहुंचाया गया। ये बार्टर डील है। और भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर माजिद इलाही, उन्होंने बहुत साफ स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भारत के लोगों ने ईरान का साथ दिया। भारत के लोग अमेरिका के और इजराइल के युद्ध के खिलाफ हैं। लोग, सरकार नहीं उनका जी। भारत के लोगों को गैस की दिक्कत हो रही, इसलिए हमने ईरान को कहा, सरकार को कहा कि आप इनको रियायत दें। तो ईरान ने बड़ा साफ एकदम अलग अलग कर दिया कि भारत के लोग और भारत सरकार। और ये बड़ा एम्बैरेसमेंट नरेंद्र मोदी जी के लिए कि जिसको आप कहते थे कि इतिहास से भी पुराना दोस्त है उनका ईरान, जब वहाँ गए थे जी। और अडानी के लिए डील भी करके आए थे। लेकिन वो अब वो जिम्मेदार इसके कि क्यों क्या नहीं कर पा रहे। सारे देश में लाइनें लगी हुई हैं, आप जितना भी कहें फेक न्यूज है कुछ है, लेकिन देश में लाइनें लगी हुई हैं गैस की, सिलेंडर की। इसका नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या लाइनें लगवाने का शौक है? कभी नोटबंदी के बाद, कभी कोरोना में, कभी लॉकडाउन में और अब एलपीजी के लिए। तो ये लाइनें लगवाने का अगर शौक है तो अब ये शौक पूरा हो जाएगा विधानसभा के चुनाव में, हम देख लेंगे। लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी इसमें मोदी जी की है, क्योंकि क्या उनको मालूम नहीं था कि हमारी गैस कहाँ से आती है? क्या उनको मालूम नहीं था कि हमारा ऑयल कहाँ से आता है? अब पूरे एशिया के उसको प्रभावित कर दिया आपने अकेला। मैं क्यों नरेंद्र मोदी जी को सिंगल आउट कर रहा हूं? क्या जापान के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ दिया? क्या एशिया के किसी कंट्री ने नेतन्याहू को फोन किया? क्या यूरोप के किसी कंट्री ने नेतन्याहू को फोन किया? कोई गया पिछले 2 साल में जब से उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल घोषित किया गया? कोई नहीं गया। क्या किसी ने उनको बुलाया अमेरिका के अलावा अपने देश में? नहीं बुलाया। इसलिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने नेतन्याहू को एक जो वॉर क्रिमिनल है, घोषित वॉर क्रिमिनल है इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल कोर्ट से, उसको आपने जो है एक तरीके से उकसावा दिया। और उसकी नतीजा ये है कि पूरे देश में लाइनें लगी हुई हैं। ये देश की जनता को सवाल पूछना है। एस जयशंकर रोज सुबह एक ट्वीट कर देते हैं कि आज मेरी उनसे बात हुई, उनसे बात हुई। उनके ट्वीट का कोई क्या करेगा? केवल बात हुई तो डिप्लोमेसी कहाँ जा रही है? कोई समझौता हो रहा है कहीं? तो इसलिए ट्रंप की तो अपनी लड़ाई है, इजराइल की अपनी लड़ाई है, लेकिन बिना मतलब, इसको कहते हैं कि मतलब आ बैल मुझे मार, कि आपने खुद अपने आप से एक अपने देश के लिए एक परेशानी मोल ले ली। अपना रुपया भी डिवैल्यू करवाया, तेल की कीमतें भी बढ़ी, गैस की लाइनें भी लगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी भद्द भी उड़ गई कि आप ही के देश में, आप ही का मित्र देश ईरान, उसका रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहा है कि हमने भारत के लोगों के लिए रियायत दी है, सरकार की वजह से नहीं दी है। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार की वजह से नहीं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ भारत के हिसाब से हो जाती हैं। भारत पे हम आएंगे, भारत पे और भी बात करेंगे, शकील जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन ज़रा भारत से इतर ईरान की बात और उसमें भी अमेरिका की बात। 17वें दिन ये जंग कहाँ है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। कई देशों को यहाँ अमेरिका ने, ट्रंप ने अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन वो देश इनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको एक बृहद पैमाने पर ज़रा देखने की ज़रूरत है कि कैसे ये जंग जो है धीरे धीरे खिंचती चली जा रही है और उसके पीछे ट्रंप की कौन सी रणनीति है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या यहां पर ट्रंप अपनी रणनीति में पिछड़ गए हैं, क्या आखिर क्यों कल एक वीडियो आया उनका बिन्यामिन नेतन्याहू का और उस वीडियो में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई मैं जिंदा हूं, कॉफी पी रहा हूं, मेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, एक हाथ में 6 उंगलियां नहीं हैं। ये सब बताने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं, ये सब जानने की, समझने की जरूरत है। और इधर भारत में जो हो रहा है, आज भारत में दूसरा एक 3-4 खबरें इतनी हिंदुस्तान से भी आ रही हैं। सुनील शुक्ला जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर शकील जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप सबके पास आता हूं। एक्चुअली सुनील जी, भारत में आएंगे हम, क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव भी हुआ है, उस पर भी उसके रिजल्ट आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे इतर ज़रा ये समझना है कि अमेरिका यहाँ आज की तारीख 17वें दिन, और अब क्या वो रास्ता खोज रहा है कि कैसे निकला जाए। और जो सैटेलाइट तस्वीरें चीन ने दी हैं, मुहैया कराई हैं, जिसमें वो लगातार कह रहा है, चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका अपने युद्धपोत को, वॉरशिप को वहाँ से हटा रहा है, इसके क्या मायने? क्या वो जंग हार गया है अंदर खाने, ये माना जाए? लिंकन को तो बहुत पहले से हटा चुका है। वो लेकर के आए थे, एकदम मुहाने प्रभाव तो नहीं रोक पाए उसको। अपने जब हॉर्मुज से ये कहा गया कि वहां से जो व्यावसायिक पोत है उनको निकालने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, अमेरिका ने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं, वहां सब खुद साहस करें। अपने जहाज भेजने की स्थिति में नहीं थे। जो उनके सहयोगी देश हैं, जिनको भरोसा था, सबने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, या ये युद्ध में शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं है। स्पेन ने अपना दूतावास बंद कर दिया इजराइल से, कहा कि नहीं, हम हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं है। कोई पूरे के पूरे युद्ध में जो जिन उद्देश्यों के साथ, जिन बातों की घोषणा किया था ट्रंप ने, वो कुछ भी हासिल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। उन्होंने जो जितनी बातें कही थी, और आज भी वो केवल झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक, कि वहां के वायुसेना को खत्म कर दिया, वहां की नेवी को खत्म कर दिया, उसके सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया। और ईरान के हमले लगातार जारी हैं। जो ईरान के अगल बगल उसके बेसेज है, सैन्य बेस ठिकाने हैं, उन पे ईरान का हमला लगातार जारी है। इजराइल के भीतर हमला जारी है। इजराइल अपना जो आयरन डोम की बात कहा करता था, उसके ऐसी तैसी कर रखा है ईरान ने। अब सवाल इस बात का है कि जो कुछ भी आपका आप रिजीम चेंज की कोई बात ही नहीं करता। रिजीम चेंज को, अच्छा दूसरी चीज के रिजीम चेंज के लिए आप कौन होते हैं रिजीम चेंज करने वाले? चलिए आपने एक लक्ष्य बना लिया, तो ये कैसे संभव है? दरअसल अमेरिकी सरकार का या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के जो आकलन थे, सब बेबुनियाद साबित हुए। उन लोगों को यह था कि जब वो हमला होगा तो जो एक विद्रोह या एक आंदोलन की स्थिति है ईरान में, वहां की जनता खड़ी हो जाएगी और एक परिवर्तन हो जाएगा। वो हो नहीं रहा। इनको यह उम्मीद थी कि पिछले 4 दशक से जो आर्थिक प्रतिबंध है ईरान के ऊपर, तो ईरान की कमर टूट चुकी होगी। वो इनका जो आकलन रहा होगा वो एकदम बेबुनियाद साबित हुआ। और जबकि ईरान ने पिछले साल जो लड़ाई हुई थी अमेरिका और इजराइल के साथ ही हुई थी, उस समय भी उसने अपनी ताकत दिखाई। उस समय भी ईरान पीछे नहीं हटा। उस समय भी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को ही पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध को जो अन्य देशों में ट्रंप के फैलाने की कोशिश है, वो नाकाम हुई। कोई भी देश इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन ने मना किया, फ्रांस ने मना किया, जर्मनी ने मना किया, और कड़े बयान दिए। अभी जो आप बयान सुनवा रहे थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, स्टार्मर का, ये कुछ सामान्य बयान नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिए हैं, आप उनको सुनिए। वो सीधा सीधा कोई ये नहीं करा कि हम देखेंगे, सुनेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सीधे कह रहे हैं कि ये इस युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और इस युद्ध के पीछे हमारी कोई सलाह नहीं ली गई है। नाटो देश अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कोई कैसे खड़ा हो जाएगा? आप अपने जो
कुछ निहित स्वार्थ हैं, उन स्वार्थों के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी हो जाएगी? आखिर कुछ तो कारण हो जो लोगों को समझ में आवे कि ईरान पे हमला आपने क्यों किया। आप बात करते हो कि हॉर्मुज को बंद कर दिया और ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। गाजा में आप क्या कर रहे थे? वो मानवाधिकार का संरक्षण था। आप स्कूलों पे, ईरान के स्कूल में हमला करके 150 से अधिक बच्चियों को आपने मार डाला, वो मानवाधिकार का संरक्षण है। किस तरह की आप दोहरी बातें कर सकते हैं? पूरी तरह से इजराइल ने तो पूरे की पूरे इस इलाके में कभी मानवाधिकार को कोई महत्व ही नहीं दिया। और जो मानवाधिकार की बात कर रहा है कि नहीं हॉर्मुज से अगर आप नहीं जाने देंगे तो ये आम लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई है। बट आम जनता के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करने वाला इजराइल इस मुद्दे को मानवता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। किस समझ से जोड़ोगे आप, और कौन लोग इसको स्वीकार कर लेंगे? 17वें दिन जो आप ये जो लड़ाई है, मेरा अपना मानना है कि इतने दिनों तक इजराइल के खिलाफ ईरान का युद्ध में बने रहना, लगातार हमले करना, इजराइल के जो सैन्य ठिकाने उनको टारगेट करना, अपने पड़ोस के उन देशों में जहां पे अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पे हमला करना और सफलतापूर्वक हमला करना, ये बताता है कि जिस किसी उद्देश्य के साथ इजराइल और अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल होने की बात कही होगी वह दूर दूर तक मिलने वाला नहीं है। वजह मैं ये मानता हूं कि ईरान अपने आप को बचाने के लिए, अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी सीमाओं को की सुरक्षा के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। ईरान की पूरी जनता ईरान की हुकूमत के पीछे खड़ी है। वह उनके साथ है कि हम लड़ेंगे और अपने देश को बचाएंगे। वो साथ उनके परंपराओं में शामिल है कि वो लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। एक उनको एक मकसद मिला हुआ है। वो कहते हैं कि जीतेंगे तो देश को बचाएंगे, मारे जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। इस जज्बे के साथ अगर पूरी जनता खड़ी है, जो बाकायदे दिखाई पड़ रही है, ऐसा भी नहीं है नेतन्याहू जैसे लोगों को एक वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि मैं हूं, मैं यहां हूं और मैं वहां हूं, और अपने लोगों के साथ क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? ईरान की तो हुकूमत अपनी जनता के साथ है। जो अलविदा की नमाज थी उस दिन तो पूरी की पूरी ईरान की जनता सड़कों पे थी। ईरान का जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो सड़कों पे थी। उन्होंने तो अपने आप को छिपाया नहीं। उस बमबारी में भी, उस हमले में भी वो बाकायदे अपनी बात कर रहे थे, अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे थे। अब भी करा लीजिए, अभी अपने लोगों के साथ उपस्थित हो जाइए। ईरान स्वीकार कर रहा है कि हम ठिकानों पे हमले हुए, वो जो एक दो ही सही, लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस को जाने की इजाजत दे रहा है। इजराइल को नहीं कर लेता। गोया कि ईरान के इस हमले से इजराइल को और अमेरिका दोनों को नुकसान हुआ। आज जो खाड़ी के देश हैं, जिनको जो अमेरिका के हाथों अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का आश्वासन दे रखा था अमेरिका ने, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज जो कतर का एक बयान आया जिससे उसने इजराइल की आलोचना की, जो अब ये देश कहने लगे हैं कि आप उनकी जमीन का उपयोग आप ईरान पे हमले के लिए नहीं कर सकते। तो आज 2 हफ्ते के बाद मेरा अपना मानना है कि इजराइल और अमेरिका दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वह युद्ध को खत्म करे, वह युद्ध से अपने आप को समेटे। और ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, सैन्य ताकत पूरी ताकत के साथ वो मुकाबला कर रहा है, और ट्रंप साहब के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। दोनों स्थिति ऐसी हैं कि ट्रंप को पीछे हटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी जी जी, ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ट्रंप क्या पीछे हट चुके हैं, हट रहे हैं? ये एक सवाल इसलिए है क्योंकि ज़रा स्क्रीन पे और तमाम हमारे साथियों को ले आइए, और ये इसलिए क्योंकि ज़रा पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और फिर आता हूँ शकील जी आपके पास। इधर हिंदुस्तान के बारे में भी आपसे बात करनी है। प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि इस दबाव में कहीं ना कहीं ट्रंप यहाँ टूटते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के ऊपर काफ़ी दबाव है, और अमेरिका के बाहर दूसरे देश, उम्मीद थी कि नाटो कंट्रीज़ उनके साथ रहेंगे, वो आज साथ में नहीं है। अपील जितनी भी की, सब उनकी अपील को खारिज कर रहे हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ रहा है। जिस
आप देखिए रूस को लेकर भारत के ऊपर टैरिफ 25% का थोपा था ऊपर से, उसको आपने कह दिया कि 30 दिन तक आप ले लीजिए। 30 दिन या 30 महीने ये बाद में पता चलेगा, लेकिन तेल खरीदिए आप कह रहे हैं। तो आखिर ट्रंप के अंदर चल क्या रहा है? ट्रंप की बातें अगर सुनिए और उनके जितने बयान हैं अलग अलग टेलीविजनों को दिए हुए, मीडिया हाउसेस को दिए हुए, या मीडिया हाउसेस पे उनकी जो टिप्पणियाँ आ रही हैं जिसमें वो धमकी देते हैं कि लाइसेंस रद्द कर देंगे, हम CNN का लाइसेंस रद्द कर देंगे, हम NYT का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल का, जो ये कह रहे हैं, इसके मायने क्या निकाले जाए? प्रकाश जी। इसके मायने यह है कि ट्रंप की बात दुनिया का कोई भी देश नहीं मान रहा है, और खास बात है कि ट्रंप की बात उसके देश के लोग ही नहीं मान रहे, ना वहां का मीडिया मान रहा है, ना वहां के नेता मान रहे हैं। वहां के 4 बड़े नेताओं ने कह दिया कि साहब ट्रंप ने ये जो फैसला किया वो इजराइल के दबाव में किया, सोच विचार कर फैसला करना था, वो उन्होंने नहीं किया। तो ये चीजें ट्रंप के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, अमेरिका के पक्ष में नहीं है। और इसके बाद आप देखिए अमेरिका में जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, असुरक्षा की भावना है, और वहां की सेना में भी ये डर है कि कहीं ये जमीनी लड़ाई की जिद न कर ले ट्रंप साहब। अगर इन्होंने जमीनी लड़ाई की जिद की तो कई सैनिकों को हताहत होना पड़ेगा। और अमेरिका एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी जमीन पर कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। ईरान और अमेरिका की दूरी, भौतिक दूरी 11,500 किलोमीटर है। ईरान के पास ऐसे कोई हथियार नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो सीधा सीधा अमेरिका पे हमला कर दे, उसके पास ऐसे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी उसने जिन जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के सैनिक अड्डे थे, उसको उन्होंने निशाना बनाया। तो इन सब चीजों से अमेरिका और ट्रंप परेशान है। ईरान की जवाबी रणनीति इतनी खतरनाक होगी, इतनी सख्त होगी, इसकी कल्पना ना तो ट्रंप ने की होगी ना उनके साथियों ने की होगी। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने 20 साल से अमेरिकी युद्धों का अध्ययन किया और ऐसी व्यवस्था बने कि केंद्रीय कमांड नष्ट होने पर भी स्थानीय कमांडर और यूनिट स्वतंत्र रूप से लड़ सके, ये इसका अंदाज ट्रंप को नहीं होगा। दूसरा यह है कि ईरान सीधे सीधे अमेरिका, इजराइल और इजराइल की सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने जो तरीके अपनाए, मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी ग्रुप्स और क्षेत्रीय हमले, उसने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया। एक बात तय है कि ईरान के सैनिक, ईरान की कौम जो है वो एक लड़ाका कौम है, मार्शल कौम है। उस कौम के लोगों से लड़ना, जूझना किसी भी देश के लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने पर तैयार हो तो उसका कोई विकल्प नहीं। पहले ट्रंप को यह लगा होगा कि वे अमेरिका में इस तरह का प्रचार करेंगे कि देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु के बाद वहां के लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, मनाई जा रही है ईरान में। तो ये मुगालते भी दूर हो गए, क्योंकि जब ईरान में स्कूलों पर बम गिराए गए, कैंपों में बम गिराए गए, तो ये बात ईरान के लोगों को समझ में आई कि ये अमेरिकी किसी के होने वाले नहीं है और इनका साथ देने की कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस तरह ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। दूसरी बात है कि अमेरिका के लिए खुद जो आर्थिक परेशानियां हो रही है वो बहुत ज्यादा कठिन है। अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन गल्फ पर दागे, उस पर हमले कम कर दिए, लेकिन अमेरिका के पास अब जवाब देने के लिए तरीका ही नहीं है। तो कभी वो नेटो की बात करेंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया से कहेंगे, कभी कनाडा से कहेंगे, कभी ब्रिटेन से कहेंगे, क्योंकि ट्रंप को अपने आप पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। तो इस तरह की तैयारी ट्रंप की नहीं थी, ट्रंप की थी नहीं, उन्होंने बिना तैयारी के हमले किए और जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ईरान को, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अमेरिका को इसमें सैनिक नुकसान हुआ, सैनिकों की मृत्यु हुई, उसके विमान नष्ट हुए, फ्यूल भरने वाले विमान नष्ट हुए, आर्थिक नुकसान हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की शिपिंग गिर गई। तो इससे अमेरिकी बाजार भी गिर रहे हैं। ट्रंप को उससे भी निपटना है। अगर हॉर्मुज में तेल की शिपिंग रुकती है तो इससे अमेरिका का भला नहीं होने वाला है। ये बात भी ट्रंप को समझ में आ रही है।
और जो ट्रम्प कहते थे कि युद्ध तो हम अभी इतने दिन में बंद कर देंगे, अब हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, अभी युद्ध रुक जाएगा, हम ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे, वैसी कोई बात अमेरिका कर नहीं पाया। दूसरी बात है कि ट्रम्प के बयान को असंगत कहने वाले उनके खुद के मीडिया के लोग हैं, ट्रम्प के साथी हैं, जो जो कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, अमेरिका गलत कर रहा है। और ट्रम्प के अस्पष्ट लक्ष्य, ट्रम्प का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था कि हमें यह करना है, यह करना, बस एक अलग टप्पू, जो हमारे यहाँ लोकल शब्द है, अलग टप्पू शैली में उन्होंने हमले करवा दिए, या हो सकता है उन्होंने इजराइल के दबाव में आके किए। लेकिन ट्रम्प की मदद ना नेटो कर रहा है, ना चीन कर रहा है, ना जापान कर रहा है, ना यूके कर रहा है, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने तो सीधा सीधा मना कर दी। एक ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर ने तो साफ साफ कहा कि ट्रम्प खुद एक फासिस्ट और युद्ध अपराधी है। और अमेरिकी पीएम कीर स्टारमर ने तो अमेरिका की आलोचना ही कर दी। यानी आप देख लीजिए किस तरह से पिटाई हो रही है अमेरिका की। ये पिटाई अस्पष्ट रणनीति की है, तैयारी की कमी है, सहयोगियों की कमी है अमेरिका के पास। इजराइल के अलावा कोई उसका सहयोगी नहीं है। और घरेलू विरोध जो हो रहा है, कीमतें बढ़ने के अलावा ट्रम्प की लोकप्रियता या जो भी उसकी प्रसिद्धि रही हो, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इन सब बातों से ट्रम्प ज्यादा बौखला गए और अब वो उनके हाथ में करने के लिए कुछ है नहीं, तो बड़े परेशान हैं। और खास करके भारत की बात अगर हम करें तो भारत को लेकर तो कैसी कैसी बातें कही जा रही सोशल मीडिया में, बड़ी शर्मनाक बातें भी कही जा रही कि हम ईरान के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े हैं और इजराइल के साथ हम बैठे हैं, इस तरह की बातें की जा रही। तो भारत के लिए गरिमापूर्ण कतई नहीं है। ईरान ने जो अध्ययन किया, जो लड़ाई लड़ी, पूरी तैयारी में है ईरान। ईरान के लिए अनपेक्षित नहीं था कि यह दिन आएगा। ईरान इसके लिए तैयार था। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था कि इतना तगड़ा जवाब ईरान देगा, अमेरिका के इतने अड्डों को तबाह करने के लिए कदम उठाएगा, इसकी अमेरिका को भनक नहीं थी। उन्हें लगा कि हम कहेंगे और ये मान लेंगे। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के नेता मान गए तो उन्हें लगा पूरी दुनिया के लोग उनकी बात मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं। अब अमेरिका के लिए स्थिति बुरी है, ट्रम्प के लिए भी स्थिति बहुत बुरी है, इस बात को आप कतई नहीं भूल सकते। जी 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 शकील जी, आपके पास आऊँ, लेकिन एक वीडियो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो और जारी किया है। बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, बार बार बता रहे हैं। ज़रा उस वीडियो को ले आइए स्क्रीन पे, और बार बार बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। देखिए ज़रा। פה עם שיר ושיר. איזה יופי פה. תודה רבה. תודה, איזה תודה לכם. אלופים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמש. שלום לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. כנענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן. יצאתם להתעורר קצת? כן. יפה מאוד. תראה, על ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. אין על ירושלים, אין, נהדר. הוא השתגע מזה. תשמע, אני זוכר את זה. אתה זוכר? קוראים לו גיא. הוא היה, זה היה במטוס. אוקיי, תמסרו לו דש. איזה יופי. שלום. שלום לכם. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? יצאתי קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן ובמקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. קל לנצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק. חד משמעי. את אמרת הכי טוב. תשמע, הציבור מבין את העניין. אבל הנה הפרט הכי חשוב, איך קוראים לו? दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिलकर जीत हासिल करेंगे, ये इसके साथ लिखा है इन्होंने। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मिलकर जीत हासिल करेंगे, ये लिखते हुए इन्होंने इस वीडियो को साझा किया है। और कल एक और वीडियो कल शाम को साझा किया था जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं, उंगलियां दिखा रहे हैं कि देखो हमारे हाथ में 5 ही उंगलियां 6 नहीं हैं, ये बताते हुए। शकील जी, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि यहाँ नेतन्याहू दुनिया को बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ? जी, जब लोगों को आप पर अविश्वास होता है, आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, तो ये सब करना पड़ता है। एक वीडियो काफी था कल का, लेकिन नहीं,
उसके बावजूद पूरी दुनिया में, खासतौर से अमेरिका में और उससे ज़्यादा इजराइल में, वहाँ सवाल पैदा हो रहे थे। तो अपने लोगों को बताने के लिए उन्हें ये दूसरा वीडियो जारी करना पड़ा कि न केवल मैं जिंदा हूँ बल्कि हंस भी रहा हूँ, लोगों से बात भी कर रहा हूँ और सार्वजनिक जगह पे हूँ। लेकिन इससे वो भरोसा या वो हिम्मत या वो आत्मविश्वास अब वापस अमेरिका और इजराइल में आने वाला नहीं है। देखिए हुआ क्या है इस सारे प्रकरण में। ये कोई जमीनी लड़ाई नहीं थी जो हफ्तों महीनों चलती। अमेरिका ने और इजराइल ने हवाई हमला किया था, और हवाई हमला किसी भी देश पे इस टारगेट के साथ किया जाता है, इस सोच के साथ किया जाता है कि हम 2 दिन में 4 दिन में इस मामले को ख़त्म कर देंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो समर्पण कर दें। लेकिन यहाँ तो तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और तीसरे हफ्ते के बाद ईरान का जो हौसला है वो और बढ़ता चला जा रहा है। ये जो उस दिन आपने दिखाया था अलविदा जुमे वाले दिन, जब ईरान का पूरा नेतृत्व सड़कों पे उतरा हुआ था, तो वो पूरी दुनिया के अखबारों में था। पूरी दुनिया ने उसको दिखाया और पूरी दुनिया ने बताया कि ईरान का नेतृत्व सड़कों पर। और ये अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, दोनों के लिए एक भारी दबाव की चीज थी। और उसी दबाव के बाद में कल जो है इजराइल ने नेतान्याहू का जो वीडियो है वो जारी किया, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो आज फिर हुआ। अब इन सब चीजों से न उनकी जनता में हौसला पैदा हो रहा है और न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कोई समर्थन जुटा पा रहे हैं। तो हालत बहुत खराब है और इस खराब हालत के पूरे जिम्मेदार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो ये सोच रहे थे कि मैं हवाई हमलों के जरिए 2-4 दिन में जो है ईरान को ख़त्म कर दूंगा, उसे आत्मसमर्पण करने में मजबूर कर दूंगा। लेकिन जब अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर बताता है और इजराइल जो कहता है कि ये पूरी दुनिया में जितने भी जासूसी के उपकरण हैं और जितने भी हवाई हमले रोकने के तरीके हैं वो सब मैं ही भेजता हूँ, उसके हमले होने लगे और वो नहीं रोक पाया। आयरन डोम जिसे कहता था वो खत्म हो गया उसका। तो पूरी दुनिया में मैसेज गया कि इन लोगों की बातें केवल हवाई थी। इन लोगों में जो है कोई भी ऐसी जान नहीं है, ऐसा इनके पास रक्षा का इंतजाम नहीं है कि जो ये हमको बचा सके या किसी और को बचा सके। नेटो देशों को क्या कहते थे ये कि तुम्हें हम बचाएंगे, दूसरे देशों को क्या कहते थे और इसमें शामिल हो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अमेरिका ने जो एक छतरी दे रखी थी सबको, जो कहता था खासतौर से गल्फ कंट्रीज को, अब गल्फ कंट्रीज क्या कह रहे हैं कि इजराइल न बचा पा रहा है, न अमेरिका बचा पा रहा है और ईरान के रोज हमले हो रहे हैं। तो स्थिति अब इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए बहुत ही खराब बनी हुई है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि ईरान की जनता जो है वो सामने आ गई है। और किसी देश की जनता जो है वो हौसले के साथ खड़ी हो जाए तो फिर उसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। आप 9-10 करोड़ लोगों को न तो मार सकते हो न हरा सकते हो। वहां पे किसी भी तरह का न डर दिख रहा है, न वहां पे लोगों का हौसला टूटा है। और जिस बात को ये प्रचार कर रहे हैं वेस्टर्न मीडिया में कि उनके ड्रोन खत्म हो गए, उनके पास लड़ने की ताकत खत्म हो गई, तो रोज ईरान हमले करके बता रहा है कि ये देखो। और थोड़ी सी बात हम यहाँ की कर दें कि आज हमारी संसद में भी ये युद्ध आ गया जी। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से इस सवाल को उठाया और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी देश में और विदेश में दोनों जगह फेल हो गए हैं। विदेश में उन्हें जो एक भूमिका निभाना चाहिए थी वो नहीं निभा पाए, और देश में जो उन्हें एलपीजी के संकट से और तेल के संकट से लोगों को बचाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जी। उनका सीधा सवाल था
कि विपक्ष को और जनता को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया। पश्चिम एशिया पे उन्होंने एक चर्चा की मांग की है कि जो चर्चा होना चाहिए, और वो चर्चा बहुत जरूरी है ताकि हम देख सकें कि इस युद्ध का हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी की छवि जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई है। शायद 12 साल में सबसे कमजोर स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में है, और उसका कारण यही है कि वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इतना बड़ा युद्ध, पूरी दुनिया उसमें उलझी हुई है, मगर मोदी जी खामोश हैं। एलपीजी की इतनी बड़ी समस्या है, वो सोच रहे थे सॉल्व हो गई, कहीं सॉल्व नहीं हुई है। आज बोला उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि 5,000 रुपए में, उनके शब्द हैं, एक सिलेंडर मिल रहा है एलपीजी का। आम जनता परेशान है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो ये सारी जिम्मेदारी मोदी जी की थी। ये जो युद्ध है, इसमें एक भारत का रोल हो सकता था शांति की तरफ। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि स्टेट को खुलना चाहिए, भारत को इसमें कुछ पहल करना चाहिए थी। भारत इसमें कुछ पहल कर सकता था, लेकिन भारत ने तो युद्ध से एक दिन पहले इजराइल जाके अपनी सारी साखी खत्म कर दी। जी, ये सवाल तो दुनिया भर में पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे क्यों गए थे? तो आज की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे खराब स्थिति है, सबसे कमजोर स्थिति है। और अमेरिका और इजराइल जो हैं, वो दोनों जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, वहां से अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। युद्ध खत्म करने का फैसला ईरान करेगा, दुनिया के बाकी देश करेंगे, और उसमें अफसोस इस बात की है कि भारत अपनी कोई भूमिका नहीं निभा पाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत अपनी भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभा पाएगा। इस बीच अब्बास अरागची ने एक बयान और दिया है, बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। ज़रा उसको स्क्रीन पे लाता हूँ और फिर आता हूँ सीधे प्रशांत जी आपके पास। और अब्बास अरागची का ये बयान देखिए, कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं, अब्बास अरागची मतलब विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री की बात हम कर रहे हैं, और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हम जब कहते हैं या जब हम कहते हैं कि हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं। इस युद्ध का अंत इस तरह होना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हमारे दुश्मन फिर कभी ऐसे हमलों को दोहराने के बारे में न सोचें। अब उन्होंने देख लिया है कि वो किस तरह के राष्ट्र से मुकाबला कर रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी रक्षा करेगा और इस लड़ाई को वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक ज़रूरी होगा। ये बात कह रहे हैं अब्बास अरागची। 7वें आसमान पर ईरान का हौसला है यहाँ पे प्रशांत जी। ईरान के हिसाब से, लिहाज से देखा जाए तो ईरान को, जिसको कह रहे थे सब कि ईरान कमज़ोर है, और ईरान यहाँ से पता नहीं, क्योंकि अभी से कुछ साल पहले, 5 साल पहले की बात करें, उसके बाद लगातार ईरान की जनता भी वहाँ की कुछ चीज़ों को लेकर, हिजाब को लेकर और बाकी इन चीज़ों को आप तो जाके देख के आए हैं, और कुछ अलग परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब बिल्कुल बदल गई वहाँ की परिस्थितियाँ। और ऐसे में ईरान इतना मजबूत आज की तारीख में कैसे दिखाई दे रहा है, ये ज़रा बताइए। और यहाँ पर अमेरिका और इजराइल कहाँ दिखाई देते हैं जब ईरान अगर इतना मजबूत है। आज दरअसल हम चाहते थे, हमारे कल से ही दिक्कत हो रही है, हमारे तमाम साथी जानते हैं कि हम रोज़ 7 बजे ईरान से अपने कुछ साथियों को जोड़ा करते हैं जो प्रोफेसर हैं वहाँ पे, और इंडिया हैं तो इंडियन, लेकिन ईरान में लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है और सरकारी तंत्र को और वहाँ की आम आवाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी 2 दिन से नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। आज भी हम जोड़ नहीं पा रहे हैं उनको। अगर अभी भी कोशिश हमारी जारी है कि अगर जुड़ जाएं तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी नेटवर्क इशू, युद्धरत देश है तो इंटरनेट यहाँ तो तुरंत कुछ होता है तो आप देखिए, एक छोटा सा दंगा फसाद कुछ भी हो तो इंटरनेट अपने यहाँ काट दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। और ईरान से हम इस युद्ध में भी जोड़ पा रहे थे तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, लेकिन अभी भी हमारी कोशिश यही रहेगी। बट प्रशांत जी, ईरान का ये हौसला और उसमें अरागची का ये बयान कि इस लड़ाई को वहाँ तक ले जाया जाएगा जहाँ तक ये ज़रूरी होगा। जब हम कहते हैं कि हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध विराम, युद्ध का अंत तब तक उस तरह होना चाहिए
जिससे ये सुनिश्चित हो कि दुश्मन दोबारा कभी हम पर हमला नहीं करेगा। पिछले 40 साल से इजराइल चाहता था कि ईरान पे हमला हो और उसका सपना तो पूरा हुआ, लेकिन क्या यहाँ से इजराइल की उल्टी गिनती यहाँ से उसकी शुरुआत है? ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन इजराइल का मामला, जब भी इजराइल की बात आती है, गज़ा का मामला ये आता है। युद्ध में तय हो गई हैं। एक तो ये तय हो गया कि ये युद्ध के बाद जो एक एशिया का कम से कम और गल्फ क्षेत्र का जो एक इकोनॉमिक ऑर्डर बनेगा, उसमें ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। उसने जो अमेरिका के पिट्ठू अरब देश हैं उनकी कलई खोल के रख दी है और उनके तमाम बिजनेस मॉडल अब जो है उतने सस्टेनेबल नहीं होंगे जैसे हुआ करते थे। ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली हमले किए हैं और 10 महीने में उसने अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्ड किया है। याद कीजिए, जब जून 2025 में हमले हुए थे जी। तब ईरान को 2 दिन लगा था जवाबी हमले करने में। इस बार आधे घंटे के अंदर उन्होंने किया और लगातार किया, और इस बार उन्होंने बहुत ही, उसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत वाइड स्प्रेड है। उन्होंने एक भी 17 अमेरिकी अड्डों पे हमले किए हैं। अमेरिका के रडार्स खत्म कर दिए हैं। उनको साउथ कोरिया से रडार शिफ्ट करना पड़ रहा है, जिसका विरोध हो रहा है जी, थर्ड को। तो ये सब डेवलपमेंट के बाद ईरान अपने आप में एक सिविलाइजेशन है, बड़ा देश है, और आपके पास कितनी भी मॉडर्न वॉरफेयर मशीनरी हो, समाज से, जनता से, लोगों से आप नहीं लड़ सकते। ये हमने वियतनाम में देखा, ये हमने अफगानिस्तान में देख लिया। गरीब लोग, साइकिल पे वो रॉकेट लॉन्चर लेके चल रहा था, लेकिन उसने अमेरिकन फोर्सेस को वहां से जाना पड़ा। वियतनाम गरीब लोग, बिना हथियार के लड़े, वो लोग गुरिल्ला युद्ध से लड़े, लेकिन अमेरिका को हार माननी पड़ी वहां पे। और यही ईरान में होने जा रहा है। और ईरान के तो अपने पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, बड़ा देश है, उनके पास रिसर्च में बहुत इन्वेस्टमेंट है, और वो उनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि जो साइंटिस्ट पैदा करता है, जो पायलट्स पैदा करता है, जो तमाम रिसर्च स्कॉलर्स पैदा करता है। ईरान कोई मामूली देश नहीं है। मैं तो वहाँ के एक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में गया, और मेरे साथ एक रिसर्च स्कॉलर थे भारत के ही। उन्होंने कहा कि इनका जो रिसर्च का लेवल है वो यूरोप के बराबर है। अब आप सोचिए, बायोटेक्नोलॉजी में, मैं युद्ध की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप उससे अंदाज लगाइए कि ईरान के पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है अपनी, और अमेरिका 6000 मील से आकर ऐसे मिसाइल के जरिए युद्ध नहीं जीत सकता है। वो, इसको हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि टेक्निकली जो है वो ट्रम्प युद्ध हार चुके हैं। केवल अपनी खींच और अपनी खिसियाहट और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किस वक्त किस मुद्दे पर जीत की घोषणा कर दे, हमको देखना होगा। जी हाँ, किसी भी, कोई पहाड़ पे बम गिरा कहते हैं कि यही हम चाहते थे और हमने खत्म कर दिया, तो वो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि हमने ईरान की नेवी, आर्मी, मिसाइल कैपेसिटी सब ध्वस्त कर दी है। उसके बाद भी रोज हमले होते हैं। गल्फ कंट्रीज में रोज सायरन बज रहा है। गल्फ कंट्रीज में जो जीसीसी कंट्रीज है वहाँ पे धरपकड़ शुरू हो गई है वीडियो बनाने वालों की, इजराइल की तरीके से। तो युद्ध में पूरे मिडिल ईस्ट का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको ध्वस्त कर दिया है, और पूरा युद्ध जो है वो ईरान लेकर आ गया हरमोज पे, और यहाँ उसने कॉलर पकड़ लिया एकदम। अब हरमोज पे आप मिलिट्री पावर से उसको नहीं कर सकते। आज या कल या परसों आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। मैंने पहले राउंड में बताया था कि किस तरीके से मोदी जी ने अपना रोल जो है वो सीमित कर लिया। अभी शकील जी भी यही बात कर रहे थे। अभी अराक्ची का ही बयान आपको बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं।
पहले भी ईरान पाकिस्तान और रशिया को लेकर कह चुका कि इनके जरिए मीडिएट करेंगे। पाकिस्तान को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं साथ देने का। तो भारत की कोई स्थिति जो है, मतलब अभी ये भी स्थिति नहीं रह गई कि भारत अपने फंसे 20 टैंकर फंसे हुए हैं राजीव, ये भी 2 ही निकले हैं। तो वो 20 टैंकर निकलवा पाए, वो भी अभी भारत की डिप्लोमेसी में वो ताकत अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपने गलत स्टैंड ले लिया। आपने ईरान के सामने तस्वीर पेश कर दी कि आप इजराइल के पार्टनर हैं। और वो सबसे बड़ी बात कि 48 घंटे पहले उनके सुप्रीम लीडर के हत्या के आप उस देश में थे, आपको मालूम था या नहीं मालूम था, ये आपने बताया नहीं। और अभी तक, आज तीसरा सप्ताह है, 28 फरवरी को उनकी मौत हुई है, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस नहीं जाहिर किया उनकी मौत पर। उनके नए जो सुप्रीम लीडर उनको बधाई नहीं दी है। राष्ट्रपति से उन्होंने बात की तो उसमें क्या बात की है बताया नहीं, क्या बात की है। तो ये सब चीजें भारत की जो लीडरशिप है, ग्लोबल लीडरशिप, उसको बहुत ही सवालों घेरे में डालती है। और एक आखिरी बात कि नेतन्याहू को क्यों दिखाना पड़ रहा है अपने आप को कि वो जीवित है। नेतन्याहू बेहद अलोकप्रिय है अपने देश में, वो इस तरीके से नहीं घूम सकते जैसे ईरान के राष्ट्रपति सड़कों पे घूम रहे थे अलविदा जुमा के वक्त। अलविदा नमाज के बाद जिस तरीके से वो सड़कों पे घूम रहे थे और लोग उनकी सेल्फी ले रहे थे, उस तरीके से नेतन्याहू नहीं घूम सकते हैं। वो बहुत ही बेहद अलोकप्रिय है अपने देश में। इस तरीके के वीडियो बनाए गए अपने समर्थकों के बीच में ये संदेश देने के लिए, जाहिर सी बात है कि पूरे ईरान का, इसको मैं कहूँगा कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी ईरान आगे है। ईरान ने जो भी उनके मीडिया के हैंडल्स थे, जो भी प्रोपेगेंडा हैंडल्स थे, और वॉर में प्रोपेगेंडा चलता है, उनके प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स ने इस र्यूमर को पूरी दुनिया में फैला दिया कि नेतन्याहू मारा गया। वो दबाव है जब उनको दो वीडियो 24 घंटे बनाने पड़ गए। तो बेसिकली ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, वहां भी ईरान इनसे 20 पड़ रहा है। तो अब स्थिति ये होगी कि अगले, मैं कहूँगा कि कुछ ही दिन में देखते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन को लेकर दबाव लगातार ट्रम्प के ऊपर बन रहा है। 25% वहाँ पे गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, वहाँ गैसोलीन की प्राइसेस 25% बढ़ चुकी हैं। फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है। फर्टिलाइजर की क्राइसिस हमारे देश में भी होगी। अभी फसल का टाइम आ रहा है, तो जब धान की फसल का टाइम होगा तो हमारे पास भी जो है वो फर्टिलाइजर की क्राइसिस आएगी। और वो गल्फ, उसी हरमोज के रास्ते से फर्टिलाइजर का भी रॉ मटेरियल आता है। तो मुझको लगता है कि अब ट्रम्प को ईरान से नेगोशिएट करना पड़ेगा, और वो नेगोशिएट कौन करेगा, किन टर्म्स पे होगा, लेकिन बगैर नेगोशिएशंस के हरमोज का रास्ता नहीं खुलेगा। हरमोज का रास्ता किसी मिलिट्री इंटरवेंशन से नहीं खुल सकता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच जर्मनी का बयान भी आ गया है। अभी तो हम ब्रिटेन का बयान सुन रहे थे। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस, इन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में सैन्य सहायता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को खारिज कर दिया है। जर्मनी ने खारिज किया है और कूटनीति पर जर्मनी के फोकस पर जोर दिया है। पिस्टोरियस ने नाटो की एकता को लेकर जताई जा रही चिंताओं को भी कम करके आंका है, और जर्मन चांसलर के प्रवक्ता मेर्ज के प्रवक्ता जो हैं, उनका कहना है कि ईरान युद्ध का नाटो से कोई लेना देना नहीं है। ये नाटो का युद्ध नहीं है, ये नाटो का युद्ध नहीं है। ये बात यहाँ जर्मनी ने कही है। अब इसके बाद अमेरिका जाने क्या सुनील शुक्ला जी,
सुनील जी, अब जर्मनी, अब ब्रिटेन, फ्रांस, फिर फ्रांस का भी बयान खुल के नहीं आया है, लेकिन फिर भी पूरा यूरोप लगभग पूरा यूरोप कर रहा है कि अब यूरोप का युद्ध नहीं है, और है भी नहीं, कोई गलत भी नहीं कर रहे हैं। उनको जो भी इस युद्ध में शामिल होगा, जब जो ट्रंप अपने देश में अपने देश की नाराजगी झेलनी पड़ रही है उसको, तो ब्रिटेन के स्टामर का ब्रिटिश नागरिक को समर्थन करने लगेंगे। क्यों कर दिया आपने? कौन सा ऐसा पाप कर दिया था ईरान ने कि आप आपने हमला कर दिया? कोई तर्क है क्या किसी के पास? आपको जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं होगा उसकी आप हत्या करा देंगे, उसके खिलाफ भी तो छोड़ देंगे। आप वेनेजुएला समझ रखा है सबको कि जो चाहेंगे सो कर लेंगे आप। और इन देशों को भी तो अपने जो आर्थिक हित हैं वो ध्यान रखने हैं। आखिर उनको भी तो खाली देशों के साथ अपने संबंध रखने, ईरान के साथ एक अच्छा बेहतर संबंध रखना है। ईरान कोई ऐसा देश तो है नहीं ना जिसको आप मानिए, यह देश 40 साल से आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जो उसकी आर्थिक गतिविधियां उसका संचालन कर रहा है, उसके तेल का व्यापार धुआंधार चल रहा है। चीन जैसा अच्छा उसको क्रेता मिला हुआ है, अन्य देशों में भी उसकी आपूर्ति हो जाती है। तो अमेरिका को तो खुद इस बात का आकलन होना चाहिए कि जिस देश को तबाह करने के लिए वह इतने सालों से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए है, वह देश मजबूती के साथ लड़ रहा है, मजबूती के साथ खड़ा है, और आप युद्ध करने के लिए चले हैं आप, और आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सीधी सीधी बात है कि इजराइल को पूरे के पूरे इलाके में इजराइल का आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध किया जा रहा है। और ये बिल्कुल जो बार बार कहा जा रहा है, और ईरानी नेताओं ने भी ये कहा कि एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए युद्ध किया जा रहा है। नेतन्याहू अपनी राजनीतिक अस्मिता के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए युद्ध कर रहा है। वो अपने देश में सर्वाधिक लोकप्रिय है, उसको पता है कि चुनाव हुआ और चुनाव के बाद तो सत्ता से बाहर होगा। तो ये ऐसे राजनेता हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस युद्ध को चलाए जा रहे हैं। यह क्या दुनिया के अन्य देश नहीं समझ रहे हैं? क्या यह फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, कोई भी देश क्यों शामिल हो जाएगा? इटली क्यों शामिल हो जाएगा? क्या उसको हासिल क्या होगा? सवाल इस बात का है कि इन देशों के साथ भी कोई ट्रंप का कौन सा संवाद है? कौन सी बात आप मान ले रहे हैं? और जिस तरीके से आपने हमले किए, जिस तरीके से आपने नरसंहार किया ईरान में भी, उसको कौन स्वीकार कर लेगा? वहां की जनता भी तो खड़ी है, अपनी जनता को तो इनको जवाब देना पड़ेगा। हर नेता कोई ट्रंप थोड़े हो गया, आप गैर जिम्मेदार तरीके से आप कुछ भी निर्णय ले लेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं कि ब्रिटेन, ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं है। क्यों वार्ता के लिए तैयार हो जाएगा? वार्ता के लिए ईरान ने अपनी शर्तें रखती, और वो शर्तें गैरवाजी भी नहीं है। वो कह रहा है कि उसको एक अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित होगा, और फिर दोबारा ये लोग हमारे ऊपर हमले नहीं करेंगे, अमेरिका और इजराइल। कौन सा बेजा बात है ये? अभी पिछले साल आपने हमला किया, फिर आपने हमला कर दिया, अब बिना किसी उकसावे के, तो एक कैसे चलेगा? इसलिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग न मिलना, समर्थन न मिलना, यह अमेरिका की बहुत बड़ी पराजय है। अमेरिका को तो यह लग रहा था कि हम जो कहेंगे पूरी दुनिया उनको मानेगी। आप टैरिफ वार का दौर देख लीजिए, आप जिसके खिलाफ जो मनमाना जिस तरह की बात, टैरिफ बढ़ा दिया, लोग उसको बर्दाश्त कर रहे थे। अब तो कोई सुनने के लिए तैयार है क्या? और जिस रसिया को आपने घेरने के इतना प्रयास किए, अब पूरी दुनिया से कह रहे हो कि आप रूस से तेल खरीद लीजिए, छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नीतियां भी तो स्थिर नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग नहीं मिल रहा है। और ईरान के साथ लोगों की सहानुभूति है, वह इसलिए उसके साथ सहानुभूति है कि वह पीड़ित पक्ष है, उसके संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया गया, उसकी सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, और